बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल डियर स्टूडेंट्स। आई होप कि आप लोगों को यूनिट नंबर 1 मेजरमेंट से वो सारा समझ आ गया होगा, बल्कि उसका फीडबैक भी जो है वो ग्रुप में आ गया था कि सर बहुत अच्छा रहा हमारा एक्सपीरियंस। और उसमें एक MCQ था कि द नंबर ऑफ यूनिट टाइम लिखा था, उसमें आता द नंबर ऑफ टाइप ऑफ यूनिट्स इन SI सिस्टम। नंबर ऑफ टाइप ऑफ यूनिट्स हम करेंगे तो 3 होंगे, तो अगर नंबर ऑफ यूनिट की बात करें तो मैं नहीं होगी, तो ये एक मिस्टेक है वो की थी, तो आप करेक्ट कर लीजिएगा। और उसके अलावा आज हम यूनिट नंबर 2 स्टार्ट करें, मोशन एंड फोर्स। मोशन एंड फोर्स हमारे पास बुक में चैप्टर नंबर 3 है। MD-CAT में यूनिट सिलेबस में यूनिट नंबर 2 के साथ लास्ट पे कुछ टॉपिक जो है वो इक्विलिब्रियम वाला भी ऐड है। तो इस तरह से हमारे पास ये मोशन एंड फोर्स प्लस इक्विलिब्रियम यूनिट बनेगा। इसको हम स्टार्ट करते हैं आज। MD-CAT यूनिट 2 लेक्चर नंबर 1 आगे लिखा हुआ है ए का मतलब ये है कि यहाँ पे हमारे पास है वो ये लेक्चर 1 में कंप्लीट नहीं होगा, इसके लिए हमें जो है वो एक से ज़्यादा लेक्चर चाहिए, इसलिए मैंने यहाँ पे ए ऐड किया। इसमें सबसे पहले चीज़ है जो आप लोगों ने देखनी है, क्योंकि हमारे पास नाम स्टार्ट हो रहा है मोशन एंड फोर्स। मोशन एंड फोर्स तो यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ स्टूडेंट्स के सबसे पहले यहाँ हमारे पास बुक की एक लाइन लिखी है, एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट लाइन कि हमारे पास मोशन से रिलेटेड, अगर हम मोशन को देखें तो मोशन से रिलेटेड हमारे पास यहाँ पे एक लाइन स्टार्ट में चैप्टर में लिखी हुई है, नो ऑब्जेक्ट इज एट absolute rest or in absolute motion। कोई भी चीज absolute रेस्ट पे या absolute मोशन में नहीं है, वो डिपेंड करता है हमारे पास फ्रेम ऑफ रेफरेंस से, हम किसके लिहाज से ऑब्जर्व कर रहे हैं। जिस तरह ये हमारी कॉलेज की बिल्डिंग है, तो इस वक्त मैं डेली आता हूँ मुझे यही मिल जाती है, ठीक है। तो आप लोग अगर अपने इंस्टीट्यूट्स में गए हैं वो डेली नहीं के नहीं रहते, लेकिन अगर एक एस्ट्रोनॉट जो है बाहर है, अर्थ से बाहर है, तो उसके लिए सारी की सारी हमारा गोला जो है, हमारी दुनिया जो है वो रोटेट कर रही है, तो हमारी कॉलेज की बिल्डिंग भी रोटेट कर रही है, तो उसको जो है वो कुछ देर बाद वहाँ पे नहीं मिलेगी। तो सो ये आपने बड़ा डीप चैप्टर नंबर 19 के अंदर पढ़ा हुआ फिजिकल क्वालिटी में। उसके बाद ये हमारे पास रेस्ट और मोशन है, इसमें से आपके पास MCQ आ जाता है। अब हमारे पास जो है कोई पूछ जाता है आपसे, बताएं ये चीज़ क्या है, एब्सोल्यूट रेस्ट में आई है नहीं है, एब्सोल्यूट मोशन में आई है नहीं, तो ये बुक की लाइन में कोट कर दी। उसके बाद हमारे पास बड़ी दो इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। ये रेस्ट और मोशन हो गया। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे दो टर्म्स आ रही हैं, नंबर 1 इज डिस्टेंस और इसके जो जिसका हम कंपैरिजन करेंगे दैट इज डिस्प्लेसमेंट। इन दोनों टर्म्स का हमें क्लियर होना बड़ा बहुत जरूरी है, क्योंकि इसमें से बहुत सारे MCQ जो है बनते हैं, वो आज हम डिस्कस भी करेंगे, MCQ डिस्कस करेंगे और इनका जो है डिफरेंस वो भी देखेंगे। हमारे पास डिस्टेंस होता है, डिस्टेंस इज एक्चुअल पाथ, एक्चुअल पाथ। मैं पहले सारी प्रॉपर्टीज जो डिस्टेंस की राइट करना, फिर हम डिस्प्लेसमेंट से कंपेयर करना, सिंपल और इजी हो जाएगा। ये स्केलर है हमारे पास, स्केलर क्वांटिटी, यूनिट जो है इसके मीटर है, डायमेंशन जो है इसकी ब्रैकेट में कैपिटल है। यहाँ पे बड़े इंपॉर्टेंट है, स्टूडेंट बार बार पूछते हैं सर डायमेंशन तो यूएस इसमें है नहीं, वो ठीक ठीक कह रहे होते हैं सर डायमेंशन तो नहीं, आप क्यों पढ़ा रहे हैं, क्यों पढ़ा रहे हैं भाई। इसको सिर्फ आपने जब आपने छोटी छोटी चीज़ें हमारे पास जो है वो देखिए, समटाइम्स हमें जो है वो थोड़ा सा ये कह लेंगे ब्रॉड माइंड हो सकती है। अगर हमारे पास एक आधा क्वेश्चन जो है, अगर हमें पता है कि इक्वेशन की दोनों साइड पे डायमेंशन सेम होती है, यूनिट सेम होते हैं या डायमेंशन अगर आप लोग को याद है, तो आप इजीली जो है वो उस इक्वेशन की बैलेंस जो है वो चेक कर सकते हैं, और किसी भी क्वांटिटी को बैलेंस से आप उसके यूनिट
डायमेंशन निकाल सकते हैं। तो ये इस तरह क्वेश्चन आ जाते हैं। सो इसमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं होती कि छोटी छोटी चीज़ें आप मुझे कहें सर ये तो है नहीं उसमें। तो उसके अलावा लेट से अगर हमारे पास मैं यहाँ पे इसकी एक डायग्राम बना दूँ, अगर लेट से हमारे पास यहाँ पे एक पॉइंट है ए पॉइंट से हम चलते हैं, हम ए पॉइंट से जाते हैं एक पॉइंट बी और एक और पॉइंट है हमारे पास दैट इज ऑफ सी। अगर हम ए से बी गए तो जाहिर बात है हम इस तरफ ए से बी, अब हम ए से बी से सी अगर जाएं तो अगर हम ये सारा पाथ कैलकुलेट करें तो इसको हम इस तरह से राइट डाउन करेंगे, लेंथ ऑफ पाथ ए बी प्लस लेंथ ऑफ पाथ बी सी। तो इस तरह से हम कंप्लीट डिस्टेंस इसका राइट डाउन करेंगे। इसके अलावा हमारे पास अगर हम बात करें इसकी के इसकी वैल्यू इससे अगर हम 0 या 0 से ग्रेटर और 0 से लेस देन कंपेयर करें तो एक बात याद रखिए, डिस्टेंस इज नेवर 0, डिस्टेंस कभी भी 0 नहीं होता। उसके बाद डिस्टेंस है वो कभी नेगेटिव में भी नहीं होता, डिस्टेंस 0 से छोटा भी नहीं होता। डिस्टेंस है हमेशा दैट इज ग्रेटर देन 0, ये हमेशा 0 से ग्रेटर होगा। और इसकी जो है मैनी वैल्यूज बिटवीन टू पॉइंट्स, दो पॉइंट्स के दरमियान बहुत सारी वैल्यूज हो सकती हैं। जैसा मैंने ए से बी बनाया, आप इसकी कई सारी वैल्यूज बना सकते हैं, सी डायरेक्ट जा सकते हैं, तो सारी बेसिस हो सकते हैं। उसके बाद हमारे पास ऐसी जनरल जो मैंने लिखी सारी, तो यही है वैल्यू। हाँ, एक और पॉइंट अगर आप इसी से ऐड करेंगे दोनों से कि ये कैन नॉट डिक्रीज विद द टाइम, कि टाइम के साथ वो डिक्रीज नहीं होता। और यहां से ही बहुत सारे एमसीक्यूज आपके बन सकते हैं। अगर हम किसी को डिस्प्लेसमेंट में रखें तमाम चीजों को, तो अब आपके लिए डिफरेंशिएट करना आसान हो जाएगा। अगर आप डायग्राम में देखें, डिस्प्लेसमेंट आपको पता है कि डिस्प्लेसमेंट हमारे पास डायरेक्टेड होता है, वेक्टर क्वांटिटी होता है और शॉर्टेस्ट होता है। अब ए से अगर हमने सी जाना है तो इसमें शॉर्टेस्ट पाथ जो बनेगा बिल्कुल स्ट्रेट बनेगा। ओ देखा मेरी ड्राइंग वैसे बहुत अच्छी है लेकिन बस नजर लगेगी। अच्छा, तो इसमें हमारे पास ये भी डायरेक्शन ए से सी, इसको आप डी का नाम है। तो अब सारे प्रॉपर्टीज आप डिफाइन कर सकते हैं। ये एक्चुअल पाथ था, अब ये हमारे पास क्या होगा, शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन टू पॉइंट्स, शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन टू पॉइंट्स, और एक चीज जो इसके साथ आएगी वो इन स्पेसिफिक डायरेक्शन, डायरेक्शन का होना जरूरी है। यूनिट की बात और क्वांटिटी की बात, नेचर की बात करें, जब डायरेक्शन आएंगे तो ये हमारे पास कौन सी क्वांटिटी बन जाएगी, वेक्टर बन जाएगी। डिस्टेंस ये लेंथ है, मेजर किसमें करेंगे, मेजर हम इसको मीटर में ही करेंगे। डायमेंशन की जारी बात एलईडी होगी। अगर हम अब इसकी मैथमेटिकल इक्वेशन राइट करें, अब ये शॉर्टेस्ट है सिर्फ ए से लेके सी तक, तो डिस्प्लेसमेंट इसका क्या होगा, और इसके ऊपर वेक्टर साइन आएगा ए सी। इसके ऊपर लाइन जो लगी थी वो सिर्फ जस्ट ये शो कर रही थी कि इट इज अ स्ट्रेट पाथ, जैसे ये से बी, वैसे इसके ऊपर नाम भी रखते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता। वैसे मोस्टली ये होता है कि हम वेक्टर के ऊपर जो के साइन दे रहे होते हैं तो स्टूडेंट ये ना समझेंगे वेक्टर है, दोनों ही डिस्टेंस है। उसके बाद हमारे पास डिस्टेंस जो है वो कभी भी 0 नहीं होता था, लेकिन डिस्प्लेसमेंट जो है वो 0 हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट जो है वो 0 हो सकता है। वो कैसे होता है वो पढ़ेंगे। नेगेटिव भी हो सकता है और ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 भी हो सकता है, ग्रेटर भी हो सकता है। ग्रेटर की अगर बात करें, सिर्फ ग्रेटर की बात करें तो कब होगा, शॉर्ट पाथ में,
जीरो कब होगा? जब सर्कुलर पाथ में बॉडी मूव करेगी, यहाँ इनिशियल पॉइंट पे आ गया सर्कुलर पाथ में बॉडी का, यहाँ पे बॉडी दोबारा से अपने इनिशियल पाथ पे आ जाए। नेगेटिव कब होगा? जब हम एक काउंटर पहनते हैं तो बॉल जब नीचे आ जाती है, बॉल थ्रोन अपवर्ड, जब वो नीचे आती है तो उसका डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव, जब नीचे आ रही है मेथड की बात करें, ऊपर जा रही है तो डिस्प्लेसमेंट उसका पॉजिटिव होगा, जब नीचे आ रही है तो उसका डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव होगा। बॉल थ्रोन अपवर्ड, बॉल थ्रोन अपवर्ड। उसके बाद मैनी वैल्यूज बिटवीन टू पॉइंट्स, ओनली सिंगल वैल्यू, वन वैल्यू, सिंगल वैल्यू बिटवीन टू पॉइंट्स। सिर्फ जब एक वैल्यू, जब नेगेटिव में आ रहा है तो जाहिर बात है डिक्रीज कर सकते हैं, कैन डिक्रीज विद टाइम, कैन डिक्रीज विद टाइम। तो ये सारी कुछ जनरल बातें हैं जो आप लोगों को डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के एमसीक्यूज करने के लिए आप लोगों को पता होनी चाहिए। नेक्स्ट अगर हम इससे रिलेटेड एमसीक्यूज देखें तो हमारे पास एमसीक्यूज में अगर हम देखें तो एक सिंपल सा फर्स्ट एमसीक्यूज मैं जैसे बोल के बता रहा हूँ कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड किस कंडीशन में इक्वल होते हैं? तो ये आपने याद रखना है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड इक्वल होगा व्हेन बॉडी इज मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन, व्हेन बॉडी इज मूविंग along a straight line। तो ये सिंपल सा एमसीक्यू था कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड इक्वल कब होता है। अब एक एमसीक्यू अगर हम डिस्कस करें, वैसे मोस्टली मैं समझता हूँ कि फिजिक्स के बहुत सारे एमसीक्यू ऐसे होते हैं जिनमें हम डायग्रामेटिकली जो है उसको अपने माइंड में स्केच बना सकते हैं। किस तरह? अगर मैं डिस्कस करूँ कि अगर आपका एमसीक्यू है, अब मैं आपको स्टेटमेंट भी लिख के दे रहा हूँ, उसकी डायग्राम भी बना के दे रहा हूँ, लेकिन नेक्स्ट टाइम मैं जो है वो कोशिश किया करूँगा क्योंकि इंटीग्रल्स का लेक्चर है, टाइम हमारे पास कम है, तो मैं कोशिश करूँगा कि नेक्स्ट में आपको डायग्राम बना दूँ। आप कोई टेक्निक अगर आ गई तो इंशाल्लाह आपको फिजिक्स के एमसीक्यू सॉल्विंग की कैपेबिलिटी बहुत अच्छी हो जाएगी। इफ अ पर्सन walks 4 units north, then 3 units east। एक पर्सन का 4 यूनिट नॉर्थ है और 3 यूनिट ईस्ट है। फाइंड इट्स displacement and distance। alpha option 7 and 5, beta option 5 and 7, Charlie option 9 and 12, delta option 12 and 9। अब ये हमारे पास जो गिवन पॉसिबल आंसर है। अगर मैं इसी डायग्राम को कन्वर्ट करूं, मैंने आपको पहले बताया था बेसिकली आप अगर एमसीक्यूज की स्टेटमेंट को समझ गए और आप अगर आप स्केच कर सकते हैं, दैट इज वेरी हेल्पफुल। तो कह रहे हैं कि हम अगर मैं डायरेक्शन ड्रॉ करूं, दिस इज ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ। इस तरह के आपके पास सारे एमसीक्यूज की बुक्स में, प्रैक्टिस बुक्स में और पास पेपर्स में मिल जाएंगे। हमारे पास पहले में 4 यूनिट नॉर्थ किया, आप 4 यूनिट इधर करें, 4 यूनिट इस तरफ। अब हमारे पास अगर ये ओरिजिन है तो यहाँ से फिर उसमें 3 यूनिट ईस्ट के, ये 3 यूनिट। अब इस वक्त जो हमारे पास लोकेशन है वो है यहाँ पे, ये आप कहते हैं पॉइंट P है और ये पॉइंट है, आप इसको Q कहते हैं। अगर ये 4 है, ये 3 है, तो डिस्टेंस सारा होगा 4 + 3,
तो 4 + 3 कितना आ जाएगा आपके पास 7। अब डिस्प्लेसमेंट जो है इसमें कितना है 7। अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेस्ट होता है यहाँ से यहाँ तक, डिस्प्लेसमेंट इज दिस, ये आप लोगों ने फाइंड करना है। एंड दिस इज वेरी सिंपल वेक्टर, 4² + 3², ये हाइपोटेन्यूस परपेंडिकुलर बेस, तो 4² + 3² कितना आ जाएगा आपके पास √25 5 आ जाएगा। तो इसका डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो होगा 5 और डिस्टेंस कितना होगा s। सो बीटा इज द करेक्ट ऑप्शन। इसी तरह से यहाँ पे ये भी आ सकता था, रेशियो ऑफ इट्स डिस्प्लेसमेंट टू इट्स डिस्टेंस, फाइंड रेशियो ऑफ इट्स डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस। तो फिर हमारे पास आंसर होता फिर होता 5/7, फिर 5/7 आंसर होता। तो एक एमसीक्यू ये हो गया। अब इससे रिलेटेड और एमसीक्यू देखें हम लोग। एक और एमसीक्यू देखें, हमारे पास एक बॉडी, मैं डायग्रामेटिकली थोड़ा डिस्कस कर रहा हूँ। हमारे पास एक बॉडी, ये एक सर्कल है जिसका रेडियस है वो r है, इसका रेडियस है वो r। हमें ये कहा गया कि बॉडी ने 1/4 या क्वार्टर सर्कल, 1/4 सर्कल या 1/4 उसने सर्कल का कवर किया है। 1/4 सर्कल के 4 हिस्से कर दें, आपके पास ये बचेगा। और आपसे पूछा गया बताएं इसका डिस्टेंस, 1/4 सर्कल है वो कवर की बॉडी ने, बताएं इसका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड क्या होगा। ये आपके पास क्वार्टर सर्कल है। हमारे पास कंप्लीट सर्कल की लेंथ जो होती है, कंप्लीट सर्कल होता है 2πr, पूरा सर्कल। अगर आप इसको 1/4 में डिवाइड करें तो 2πr कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा डिस्टेंस आ जाएगा इसका πr/2, यानी कि ये साइड लेंथ कितनी आ जाएगी πr/2, πr/2। और अगर डिस्प्लेसमेंट अगर इसका देखें तो डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट पाथ, यहाँ से डायरेक्ट यहाँ, ये है डिस्प्लेसमेंट। इस केस में देखिए दिस इज बेस, दिस इज परपेंडिकुलर। तो अगर आप इसका मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करेंगे r² + r² तो बनेगा r/√2। तो एमसीक्यू के ये ऑप्शन बनेंगे, डिस्टेंस होगा πr/2 और डिस्प्लेसमेंट कितना, डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड कितना होगा r/√2। एक और एमसीक्यू देखें, हमारे पास सर्कल से रिलेटेड है और वो भी बड़ा कंसेप्चुअल एमसीक्यू है कि हमारे पास एक सर्कल है, हमारे पास एक सर्कल है, लेंथ में से सर्कल, इस सर्कल के ऊपर एक पॉइंट P है, इस सर्कल के ऊपर एक पॉइंट P है। हमने इस यार आसमान एक प्लेट है, आपने इसको रोटेट करवाया, आप इसको ऐसे घुमाया, आप इसको ऐसे घुमा के लेके गए, जाहिर बात है ये पॉइंट अब क्या करेगा, ऐसे रोल डाउन करेंगे पॉइंट कहाँ आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा। आप इसको यहाँ से यहाँ पे ले आए, लेट से जब आप यहाँ पे लेके आए तो ये वाला पॉइंट ऊपर आ, ये वाला पॉइंट अब कहाँ आ गया ऊपर। वैसे अगर आप देखें तो हम इसको कितना घुमाएं कि पॉइंट ऊपर आ जाए, हाफ रेवोल्यूशन, कितना होगा हाफ रेवोल्यूशन, यानी कि ये वाला डिस्प्लेसमेंट जो होगा कितना होगा, इट विल बी πr। ये कितना है कंप्लीट रेवोल्यूशन, हाफ रेवोल्यूशन देंगे पॉइंट नीचे से ऊपर जा जाएगा। अब पूछा हमसे ये कह रहा है कि बताएं इस पॉइंट P ने, इस पॉइंट P का, पॉइंट P ने जो डिस्प्लेसमेंट कवर किया, इसका डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड बताएं कितना है। हमने पॉइंट P का बता दिया, हमें डिस्टेंस से डिस्प्लेसमेंट से कोई लेना देना नहीं है। वैसे अगर ये हमारे पास स्टेटमेंट में आए तो फिर हमारे पास जो है काफी स्टेटमेंट, अगर मैं आपको लिख के दिखाऊं तो इसकी स्टेटमेंट होगी द डिस्प्लेसमेंट, द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट P on a circle initially it touches the ground and then after circle
is rotated such that point P is at maximum height। पहले जो है पॉइंट पी ग्राउंड को टच कर रहा है, हमने सर्कल को रोटेट किया। कैसे रोटेट किया? पॉइंट पी कहां चला गया? सबसे हाइट पे चला गया। अब इसमें बताएं कि उसका डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड कितना है। अब मैंने डायग्रामेटिकली बताया था, मैंने समझा कि आप लोगों को स्टेटमेंट में लिख दूं जिससे आप लोगों को मुश्किल ना हो। अब इसमें डिस्प्लेसमेंट निकालना है। डिस्प्लेसमेंट यहां से यहां गया, ये इसका डिस्प्लेसमेंट है, ये आपको चाहिए। अगर आप, मैं बताया कि अगर आप इसको हाफ रोटेट करेंगे, अब हाफ रोटेट करेंगे हमें गिवन नहीं है, ये अंडरस्टूड सी बात है, हमें पता होना चाहिए कि अगर एक पॉइंट पे ग्राउंड को टच कर रहा है सर्कल में, अगर हम इसको रोटेट करेंगे ये मैक्सिमम हाइट ऊपर कब आएगा? जब हाफ रेवोल्यूशन देंगे पाएगा। अब इसका अगर हम देखें, इसका रेडियस r है, हमें ये भी क्या होगा? सर्कल ऑफ रेडियस r। यहाँ पे अब हमारे पास ये वाला कितना होगा? जाहिर बात ये होगा 2r डायमीटर। हमें डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड चाहिए। ये हमारे पास क्या है? बेस, ये हमारे पास क्या है? परपेंडिकुलर। दोनों को आप क्या सॉल्व करें। डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड कैसे आएगा? बेस स्क्वायर पाई स्क्वायर r स्क्वायर परपेंडिकुलर स्क्वायर 4 स्क्वायर इनटू r स्क्वायर। यहां से r स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा उसका, r इनटू अंडर रूट पाई स्क्वायर प्लस 4 इसका आंसर होगा डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड। ऑलमोस्ट डिफरेंट ऑप्शन हो सकते हैं, उसमें से इस तरह का आंसर ठीक हो, यानी कि ये डिफरेंट टेक्निक्स हैं, आपको फाइंड आउट करनी आनी चाहिए। अगर मैं इसके रिलेटेड और एक आंसर यूज करूं इसी से डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का, लेट से हमारे पास एक पार्टिकल है, एक उसने पाथ जो है वो कवर किए, लेट से लाइक दिस, ये पाथ। अब हम इस पाथ को बताते हैं कि यहाँ से ये पॉइंट है इसका A, ये पॉइंट है B और ये पॉइंट है C। हमारे पास एक पार्टिकल पॉइंट A से C है, ये वाली जो लेंथ है वो है 3 मीटर और इसका रेडियस जो है ये r को भी बता दिए, इसका रेडियस है 2 मीटर। तो बताएं इसका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड क्या होगा, आपने ये बताना है। अगर ऑप्शंस की बात करें तो ऑप्शन आपके पास गिवन है अल्फा ऑप्शन 3 प्लस 2 पाई r इनटू 7, बीटा ऑप्शन 3 प्लस 4 पाई r इनटू 7। चार्ली ऑप्शन जो है वो इसका है 2 पाई r एंड 4। डेल्टा ऑप्शन जो है वो है पाई r एंड 3। अब हम ये करेंगे डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस देखिए यहां से बॉडी चली, यहां तक आई, a से b कितना हो गया 3, फिर इसने हाफ सर्कल रोटेट किया, हाफ सर्कल अब कितना होगा? जाहिर बात है ये होगा पाई r। यहां पे 2 पाई भी हो सकता है क्योंकि रेडियस में कितना है 2। अब हमारे पास इसके अकॉर्डिंगली तो हमारे पास आंसर जो ठीक बन रहा है, अच्छा यहां पे एक ऑप्शन ठीक कर लेंगे 3 प्लस पाई r कर लेंगे। अब यहां पर 3 ये सारा डिस्टेंस है पाई r, ये सारा डिस्टेंस, तो 3 प्लस पाई r इसका डिस्टेंस है। अगर मैग्नीट्यूड की बात करें तो इसमें बाय चांस ऑप्शन आया ही नहीं, यहां पे 5 5 कर रहे हैं, ये इसका जो है वो 4 इसका डायमीटर, तो ये इसका है डिस्प्लेसमेंट, फिर वही 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर इक्वल टू 5। तो इसमें ऑप्शन ठीक होगा, वो ठीक होगा 3 प्लस 5 r एंड 5, ये इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। So this is all about the distance and displacement. Next हम डिस्कस करते हैं स्पीड एंड वेलोसिटी। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स हमारे पास है स्पीड एंड वेलोसिटी। स्पीड एंड वेलोसिटी को भी हम उसी तरह से डिफरेंशिएट करेंगे जिसका हमने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को किया था। स्पीड हमारे पास जो है स्केलर क्वांटिटी है, डिस्टेंस के डिस्टेंस को हम टाइम के हिसाब से अगर मेजर करें दैट गिव्स अस स्पीड रेट ऑफ डिस्टेंस। स्केलर क्वांटिटी यूनिट क्या होते हैं मीटर पर सेकंड, डायमेंशन क्या होती है l t - 1।
यहाँ तक देखें, यहाँ पे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में जो सारी चीजें थी सारी वही हमने डिस्कस की है। अगर हम इसके फॉर्मूला की बात करें तो सिंपल v स्पीड डिस्टेंस ओवर टाइम। अगर हम इंस्टेंटेनियस की बात करें किसी भी टाइम, इंस्टेंटेनियस को वैसे हम दोनों में डिस्कस करेंगे, इंस्टेंटेनियस, एवरेज, यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म, उसको हम बाद में देखेंगे। वेलोसिटी क्या होती है, ये सारी बातें हमारे पास डिस्टेंस से रिलेट करती है। रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट। नेचर क्या है, सारी बात करता है। यूनिट मीटर पर सेकंड। डायरेक्शन क्या है, एल टी माइनस 1। फॉर्मूला क्या होता है, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम। अब हम बात करते हैं इंस्टेंटेनियस की फॉर्मूले को, इसके हमने लिखने हैं। इंस्टेंटेनियस, इसकी बात करें हमारे पास लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस टू 0, डेल्टा एस और डेल्टा टी। और इसकी बात करें तो v वेलोसिटी इज इक्वल टू लिमिट टाइम अप्रोचेस टू 0, डेल्टा डी ओवर डेल्टा टी। एवरेज की बात करें तो एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। जितना हम अभी हम इसको और भी फर्दर जो है वो डिस्कस करते हैं। इसमें हमारे पास हम डिस्प्लेसमेंट का सम लेंगे सारा। अगर मैं इसको सिंपली लिख दूं तो v इज इक्वल टू टोटल हम सम लेंगे उनका, जो तमाम डिस्प्लेसमेंट का स्मॉल डिस्प्लेसमेंट का सम आएगा वो होगा। ये यहाँ पे बात बता दो, ये हमारे पास 0 नहीं हो सकती, ये हमारे पास 0 भी हो सकती है, मे भी। जैसा डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाए तो एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0। उसके बाद यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म में हम डिस्कस कर लेते हैं। नॉन यूनिफॉर्म में है इक्वल डिस्टेंस, इक्वल डिस्टेंस कवर करता है, कवर्ड इन इक्वल टाइम। इसी तरह से इक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इन इक्वल टाइम। नॉन यूनिफॉर्म में आपको पता है नॉट इक्वल वेरिएबल डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इन टाइम, तो ये हमारे पास हो सकते हैं। यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट बात, यहाँ पे मैंने बता दिया नॉट इक्वल डिस्प्लेसमेंट, नॉट इक्वल डिस्प्लेसमेंट। अब इसमें चेंज जो है दो तरह से, उसके वेक्टर क्वांटिटी है, तो चेंज जो आ सकता है डेल्टा डी के अंदर वो बाय मैग्नीट्यूड भी हो सकता है और बाय डायरेक्शन भी हो सकता है। तो ये सारी बातें आप लोगों ने याद रखनी है। एवरेज स्पीड की वजह से मैंने आपको भी बोला था कि एवरेज स्पीड पे हमारे पास बहुत सारे एमसीक्यू होते हैं और स्टूडेंट्स बहुत प्रॉब्लमेटिक होते हैं इसमें, क्योंकि वर्डिंग कुछ इस तरह से होती है कि एक ट्रेन जो है वो फर्स्ट हाफ में उसकी स्पीड थी 6 किलोमीटर पर आवर, फिर अगले हाफ घंटे उसकी 4 किलोमीटर पर आवर, तो बताएं इसकी एवरेज स्पीड कितनी है। एवरेज स्पीड कुछ फार्मूलाज जो है वो मैं यहाँ पर ऐड करना चाहता हूँ। पहले आपके पास मैंने बताया था एवरेज स्पीड का फार्मूला है टोटल डिस्टेंस ओवर टाइम टेकन। इसमें अब कुछ चीज़ें हमें देखनी है कि अगर आपके पास है वो देखें, अगर हम टोटल डिस्टेंस की बात करें तो टोटल डिस्टेंस हमारे पास अगर मैं लिखूँ यहाँ पे S1 प्लस S2 प्लस S3 प्लस अप टू सो ऑन, चाहे जितने भी, वैसे हमें 2 या 3 दिए जाते हैं, दिए जाते हैं। उसके बाद टाइम टेकन की बात करें T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस अप टू सो ऑन, तो टोटल टाइम इंटरवल आप S1 का कितना T1 लिया, S2 का कितना T2 लिया, S3 का कितना T3 लिया, आपको ऐड करके हम डिवाइड करते हैं तो आपके पास ये सारी एवरेज स्पीड आ गई। अब यहाँ पे हमारे पास है वो कुछ, अब ये वाला फॉर्मूला जारी बात कब यूज होगा, व्हेन यू हैव टाइम, जब आपके पास टाइम गिवन, व्हेन टाइम इज गिवन।
अगर आपके पास टाइम गिवन नहीं है, आपके पास सिर्फ डिस्टेंस और डिस्टेंस और v गिवन हो, फिर क्या करेंगे? देखें हमारे पास रिलेशन था s इज इक्वल टू v, t इज इक्वल टू s ओवर v। तो आप t1 t3 करेगा s ओवर v पुट करते हैं तो v एवरेज आपका फॉर्मूला बन जाएगा v एवरेज इज इक्वल टू s1 प्लस s2 प्लस s3 प्लस अप टू सो ऑन डिवाइडेड बाय t1 की जगह क्या आ जाएगा s1 ओवर v1 प्लस s2 ओवर v2 प्लस s3 ओवर v3 प्लस अप टू सो ऑन। तो ये कब हम यूज करेंगे जब हमारे पास डिस्टेंस और जस्ट स्पीड गिवन हो, और ये हम तब यूज करेंगे जब हमारे पास डिस्टेंस और टाइम गिवन हो। नेक्स्ट अगर हमारे पास डिस्टेंस जो है वो सेम हो, फिर क्या करेंगे? व्हेन डिस्टेंसेस आर सेम, व्हेन डिस्टेंसेस आर सेम, अगर हमें कहा जाए कि हमारे पास जो है वो दो ऑब्जेक्ट हैं, उनके डिस्टेंस जो है वो सेम है, फर्स्ट इंटरवल में टाइम वेलोसिटी थी v1, दूसरे इंटरवल में थी वेलोसिटी थी v2, और टाइम हमें नहीं गिवन, हमें स्पीड भी गिवन है। तो हमने अगर दो पाथ हो, अगर हमारे पास दो वेलोसिटी हो, तो फिर उसकी v एवरेज का फॉर्मूला है वो हमने डायरेक्ट में आपको कोई फॉर्मूला आपने तब ये एक्चुअली अकॉर्डिंग टू कंडीशन देखने पड़ेंगे आपको कि कौन सा फॉर्मूला कहां पे यूज करना है। अभी हम एमसीक्यू डिस्कस करेंगे, उसमें आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। v एवरेज हमारे पास आ जाएगा 2v1 v2 और v1 प्लस v2। वैसे ये फार्मूला सफिशिएंट है। अगर हमारे पास 3 का आ जाए तो 3 का फार्मूला एवरेज निकालने का क्या होगा? इफ 3 डिस्टेंसेस आर 3 velocities are given and say that the time interval and speed distance are different। हमारे पास फर्स्ट इंटरवल की वेलोसिटी स्पीड थी v1, सेकंड इंटरवल की स्पीड थी v2, थर्ड इंटरवल की स्पीड थी v3। तो फिर हमारे पास फार्मूला क्या होगा? फिर होगा 3v1 v2 v3 और v1 v2 प्लस v2 v3 प्लस v1 v3। तो ये फार्मूला जो है वो इसके होंगे। इसके बाद हम एमसीक्यू देख लेते हैं इसके, यहीं से इसका हम अगर एक एमसीक्यू देखें, इसका एमसीक्यू हमारे पास जो होगा, इसका एमसीक्यू अगर मैं कहता हूं कि हमारे पास अगर एक इफ एन ऑब्जेक्ट moving for an interval with speed 4 meter per second and for second interval with speed 5 meter per second covered same distances, then speed average क्या होगी? तो तब स्पीड एवरेज क्या होगी? अब देखिए यहाँ पे आप देखिए यहाँ पे दिया हुआ है v1 और यहाँ पे क्या दिया हुआ है v2। अब कहा गया पहले इंटरवल में स्पीड कितनी थी v1, सेकंड इंटरवल में क्या थी v2। अब एक कंडीशन लगा दी कि कवर्ड सेम डिस्टेंस, अगर ये वाली कंडीशन होगी तो फिर आप ये वाले फार्मूला यूज करेंगे। तो इस तरह से हम इन फार्मूले को यूज कर सकते हैं। इन फार्मूले को हम कैसे यूज करेंगे वो भी मैं आपको डिस्कस करूंगा, लेकिन अभी कुछ कंडीशन है बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, पहले मैं वो रेडी कर दूं कि आपके पास वैसे ये कंडीशन वैसे ही है जैसे अभी हमने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में पढ़ी थी। जैसे कि v एवरेज स्पीड एवरेज जो है वो नॉट इक्वल टू 0 बट एवरेज वेलोसिटी कैन बी इक्वल टू 0। हमारे पास v एवरेज जो है कैन नेवर बी लेस देन 0, नेगेटिव नहीं हो सकती, बट हमारे पास जो है वो वेलोसिटी एवरेज में है, जैसे वेलोसिटी स्पीड ये नेगेटिव नहीं हो सकती, इट कैन बी नेगेटिव, ये नेगेटिव हो सकती है। उसके बाद जारी बात है कि क्या होगी, ये हमारे पास है वो दैट ग्रेटर देन 0, ये हमारे पास है ग्रेटर देन 0 और इक्वल हो सकती है। अब उसी तरह से इसकी
मैनी वैल्यूज हो सकती हैं, मैनी वैल्यूज, और इसकी जो है सिंगल वैल्यू होगी बिटवीन एवरेज। हमारे पास जब हम तमाम एवरेज फाइंड आउट करेंगे इसकी सिर्फ एक ही वैल्यू आएगी, जिस तरह उसमें होता था हमारे पास कि डिफरेंट वैल्यूज आती थी, ऐसा नहीं होगा। अगर हम सर्कुलर पाथ की बात करें, यहाँ पर जैसे हम बात करें तो हमारे पास इस केस के अंदर वेलोसिटी की डायरेक्शन हमेशा अलोंग द टेनर होगी, वेलोसिटी इज ऑलवेज अलोंग द टेनर। और इसमें स्पीड क्या होगी, इसमें स्पीड हमेशा हर पॉइंट पे वेरिएबल होगी, और जाहिर बात है ये भी क्या है, ये भी इंस्टेंटेनियस है। यहाँ पे स्पीड भी वेरिएबल होगी, आपको पता है जब बॉल पर फेंकते हैं उसकी स्पीड ऊपर जाते जाते कम होती है, ऊपर हाइट पे जाकर 0 होती है, फिर नीचे नीचे आते हुए फिर जो उसकी स्पीड बढ़ती है। यहाँ पे स्पीड और वेलोसिटी दोनों चेंज हो गई थी। और अगर हम कंप्लीट सर्कुलर पाथ की बात करें, तो अगर यहाँ पे बॉडी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रही है, यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रही है, तो यहाँ पे ये हो सकता है कि उसकी स्पीड जो है दैट इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। तो यहाँ पे ये केस है वो हो सकता है पॉसिबल। नेक्स्ट अगर आप देखें तो ये हमारे पास कुछ पॉइंट्स हैं जो हमने डिस्कस कर लिए। अब हम आते हैं वही फॉर्मूलाज की तरफ जो हमने फार्मूला जो है वो अभी मैंने आपको लिखवाया है, उनसे लेते हैं। अगर हमारे पास एक बॉडी है दो डिफरेंट डिस्टेंसेस कवर करती है, एक अ बॉडी कवर्स 2/5 डिस्टेंस with v1 and 3/5 distance with v2, then v average क्या होगा? अल्फा ऑप्शन आपके पास v1 प्लस v2 डिवाइडेड बाय 2, बीटा ऑप्शन आपके पास 5p1 v2 ओवर 3v1 प्लस 2v2, चार्ली ऑप्शन आपके पास 3v1 प्लस 2v2 ओवर 5v1, डेल्टा ऑप्शन 5v2 ओवर 3v1 v2। अब ये आपके पास है वो एमसीक्यू की स्टेटमेंट है। अब जाहिर बात है इसके ऑप्शन में करोने खतरनाक है, आप लोगों को बता देंगे कि क्या है। हालांकि अगर आप याद रखें, जब मैंने बताया टाइम जब तक गिवन ना हो तो आप वी एवरेज का फार्मूला यूज करेंगे S1 प्लस S2 ओवर S1 ओवर V1 प्लस S2 ओवर V2। अब आप लोग आगे इसको खुद सॉल्व करें, इसमें बीटा ऑप्शन है वो ठीक है, बीटा इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट एमसीक्यू देखिए, अगर हमारे पास एक ट्रेन है, इफ अ ट्रेन, मैं यहां पे थोड़ा सा स्टेटमेंट को जो शॉर्ट कर रहा हूं, अगर एक ट्रेन 60 किलोमीटर पर आवर मूव करती है फॉर 1 आवर, एक घंटे के 60 किलोमीटर पर आवर चलेगी, एंड देन 40 किलोमीटर पर आवर फॉर 1/2 आवर, बताएं देन बताएं वी एवरेज क्या होगी? अल्फा ऑप्शन 50, बीटा ऑप्शन 48, चार्ली ऑप्शन 53, डेल्टा ऑप्शन 70। मीटर पर सेकंड आप खुद लगा लें इसके साथ तमाम के साथ। अब आपने इसमें जो है वो कुछ बताना है। अब आपके पास यहाँ पे देखिए, अगर आप एमसीक्यू की स्टेटमेंट देखें तो आपके पास यहाँ पे स्पीड गिवन है और यहाँ पे गिवन है टाइम। अगर हम देखें यहाँ पे तो यहाँ से हम 60 किलोमीटर पर आवर फॉर 1 आवर, तो डिस्टेंस कितना कवर होगा? S1 आ गया 60, फॉर हाफ एन आवर, आधे घंटे के लिए चलिए कितना? 40, मतलब 20 मीटर इसका 40 किलोमीटर पर आवर स्पीड थी, एक घंटे में 40 होगा, आधे घंटे में कितना होगा? 20 मीटर। S1 और ये क्या आ गया? S2। V एवरेज कैसे फाइंड करनी है? V एवरेज इज इक्वल टू S1 प्लस S2 T1 प्लस T2। आपके पास इसका आंसर आ जाएगा 53.3।
that is of charge. So these are MCQs related with speed and velocity. तो स्टूडेंट्स यहाँ तक हमारे पास आ रहा था स्पीड एंड वेलोसिटी के बारे में। अच्छा यहाँ पे एक टर्म बड़ी इंपॉर्टेंट रिलेटिव वेलोसिटी, उसको भी मैं यहाँ पे डिस्कस करना जरूरी समझता हूँ कि समटाइम्स उसमें से भी एमसीक्यू आ जाते हैं रिलेटिव वेलोसिटी। वैसे तो ये रिलेटिव वेलोसिटी का टॉपिक जो है ईकैट और इंजीनियरिंग टेस्ट के लिए होता है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास भी आ सकता है। पहली बात क्योंकि रिलेटिव वेलोसिटी का बच्चों को इतना ज़्यादा कंसर्न नहीं होगा, तो मैं इसको ज़रा ब्रीफली लेके चल रहा हूँ ताकि आप लोग सारी इसके कंडीशंस हैं वो क्लियर हो जाए। रिलेटिव वेलोसिटी होती क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू सम रेफरेंस ऑब्जेक्ट, किसी से रेफरेंस मूविंग ऑब्जेक्ट भी कह सकते हैं हम। ये हमें रेफरेंस के लिहाज से करना पड़ती है। लेट मी से मैं अगर आपको समझाऊं इसकी एक डायग्राम बना के, तो अगर हमारे पास डायरेक्शन है, ये हमारे पास है ईस्ट, ये हमारे पास है वेस्ट, ये हमारे पास है नॉर्थ, ये हमारे पास है साउथ। अगर लेट मी से मैं कहता हूं कि एक बॉडी जो है वो इस तरफ मूव कर रही है, ये है ए, चलिए मैं इसकी वेलोसिटी को कहता हूँ ये है वी ए, और ये इस तरफ जो वी ए मूव कर रही है उसकी वेलोसिटी है 4 मीटर पर सेकंड। और एक और बॉडी है जो कि इस तरफ मूव कर रही है अलोंग नॉर्थ, और इसकी वेलोसिटी जो है वो हमारे पास वी बी है, और उसकी मैग्नीट्यूड है 3 मीटर पर सेकंड। अब यहां से अगर मैं पूछूं कि मानिए ए के लिहाज से बी की विद रिस्पेक्ट टू ए बी की वेलोसिटी क्या है, तो तब हमें क्या, हम तब ए के लिहाज से बी में चेंज देते हैं। यानी कि बी अगर मैं कहूं कि ए, मैं इसको ऐसे राइट कर रहा हूं वी ए बी, ए के लिहाज से विद रेफरेंस टू ए बी की वेलोसिटी क्या है। अब मैंने बताया कि ये है चेंज इन वेलोसिटी। तो हमारे पास अगर हम रिलेटिव इननेस इनकी देखना चाहते हैं कि ए की वेलोसिटी अगर बी के रेफरेंस के साथ क्या है वी ए बी, तो हमारे पास वी ए माइनस वी बी, वी ए माइनस वी बी हमें करना पड़ेगा। अब हमें इसमें वेक्टर डायग्राम में करना पड़ेगा। अच्छा इस तरह के हमारे पास ऐसे क्वेश्चन नहीं आते, जो आते हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे, कुछ ज़्यादा बॉल्स वाले आते हैं वो भी हम डिस्कस करते हैं, लेकिन आप लोग को ये कंसेप्ट भी देना है वो जरूरी था कि हमारे पास है वो अगर दो ऑब्जेक्ट मूव कर रहे हैं तो उनकी एक दूसरे के लिहाज से वेलोसिटी क्या होती है, वो डिपेंड करता है हम किसके लिहाज से देख रहे हैं। अगर हम ए की वेलोसिटी को देख रहे हैं बी के लिहाज से, तो ए हमारे पास फर्स्ट है और बी क्या है सेकंड, तो हमारे पास वी ए माइनस वी बी। अगर आप उसको डायग्राम में पुट करेंगे तो वी ए तो आपका स्पीड था, ये था वी ए जिसकी मैग्नीट्यूड था 4 मीटर पर सेकंड, और बी माइनस वी बी का हमारे नीचे आ जाएगा, पहले कहां ऊपर अपना आ जाएगा नीचे। आप उनको ऐड करने का हेड टू टेल, सो ये इनकी जो है वो रिलेटिव वेलोसिटी आ जाएगी। अब देखिए इसकी जो रिलेटिव वेलोसिटी आएगी वो किस तरफ आएगी, इस डायरेक्शन के अंदर आएगी, और मैग्नीट्यूड क्या होगा 5 मीटर पर सेकंड। ये डायरेक्शन कौन सी है, ईस्ट साउथ डायरेक्शन है। अगर हम बात करें कि बी की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ए क्या है वी बी ए, तो फिर हम क्या करेंगे वी बी माइनस वी ए माइनस वी ए। अब उसमें क्या होगा, ए की डायरेक्शन को रिवर्स करना पड़ेगा। जब ए की डायरेक्शन को रिवर्स करेंगे तो ये वाला वेक्टर बनेगा, तो हमारे पास रिजल्टेंट जो आ जाएगा वो इधर आ जाएगा इस तरफ, तो ये इसकी वेलोसिटी होगी 5 मीटर पर सेकंड बी की विद रिस्पेक्ट टू ए 5 मीटर पर सेकंड, और डायरेक्शन बनेगी नॉर्थ वेस्ट बनेगी। सो इस तरह से हम दो ऑब्जेक्ट्स की रिलेटिव वेलोसिटी को देखते हैं। अगर हमने ए की वेलोसिटी बी के लिहाज से देखनी है तो कितनी होगी 5 मीटर पर सेकंड, डायरेक्शन क्या होगी ईस्ट साउथ। अगर हमने बी की वेलोसिटी को ए के लिहाज से देखना है तो फिर उसकी डायरेक्शन क्या होगी नॉर्थ वेस्ट, और मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा वो इससे हम निकाल लेंगे। नेक्स्ट अगर आप लोग देखें लेट मी से कि हमारे पास दो बॉल्स, हमारे पास जो है वो दो बॉल्स एक तरफ मूव कर एक दोनों एक दूसरे की तरफ आ रही है। लेट मी से दिस इज ए एंड दिस इज बी। अगर इसकी वेलोसिटी है v1, इसकी वेलोसिटी क्या है v2, ये दोनों बॉल्स एक दूसरे की तरफ आ रही है। अब यहाँ हमारे पास अभी बॉल्स एक दूसरे की तरफ आ रही हैं,
तो सारी बात है, अगर मैं चलिए इसको VA ही करना है, आप VA और इसको वैल्यू B। अब ये दोनों बॉल एक दूसरी तरफ आ रही हैं, इनकी अगर आप वेलोसिटीज को देखें तो इनकी वेलोसिटी एंटी पैरेलल है, यानी कि अगर आप इसके मैग्नीट्यूड आप कह रहे हैं 3 मीटर पर सेकंड है, इसका आप कह रहे हैं 4 है। अब आप अगर चेंज निकालते हैं इनका या किसी दोनों की वेलोसिटी A B के लिहाज से निकालते हैं तो उसमें सिंपली आप इन दोनों की वेलोसिटीज को ऐड करते हैं। उसकी रीजन क्या है देखिए, अगर आप मैं मैग्नीट्यूड ले रहा हूं यहां पे VA माइनस, अभी इस तरफ के अपोजिट है ऑलरेडी माइनस VB, तो ये VA प्लस VB आएगा विच इज इक्वल टू 7 मीटर पर सेकंड। ये दोनों बॉल एक दूसरे की तरफ 7 मीटर पर सेकंड के लिहाज से आ रही है। जब हमेशा यहाँ सिंपल तरह याद रखिए, जब दो बॉल एक दूसरे के अपोजिट जा रही है तो हमारे पास जो है उन दोनों की वेलोसिटी ऐड होगी। और इसी तरह से अगर हमारे पास देखिए ये डायग्राम देखिए, इस डायग्राम में बताएं, इस डायग्राम में क्या करेंगे, इस डायग्राम में ये हो रहा है कि दोनों एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, ये करीब आ रही थी, क्लोज आ रही थी 7 मीटर पर सेकंड से। अगर ये केस यहाँ पे हो 3 मीटर पर सेकंड, ये 4 मीटर पर सेकंड, अभी भी वेलोसिटी की डायरेक्शन अपोजिट है तो यहाँ पे वेलोसिटी ऐड होगी, इनके दरमियान सेपरेशन हो रही है 7 मीटर पर सेकंड से। अगर हम देखें एक और केस ये वाला, लेट्स से ये बॉल ए है, इसकी वेलोसिटी है 8 मीटर पर सेकंड और ये बॉल है बी, इसकी वेलोसिटी है 5 मीटर पर सेकंड। अब ये बॉल अगर हम इसमें निकालते हैं तो ए वाली बॉल इसके क्लोज जाएगी और इसकी स्पीड है ज्यादा। अब क्या करें 8 माइनस 5 तो रिलेटिव वेलोसिटी इसकी आ जाएगी 3 मीटर पर सेकंड। तो इस तरह से हम इनकी रिलेटिव वेलोसिटी निकालेंगे। ये आपको इलास्टिक कोऑर्डिनेट वाले टॉपिक में बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगा, रिलेटिव वेलोसिटी वाला कांसेप्ट, क्योंकि आप हमारे पास यूएचएस में इलास्टिक कोऑर्डिनेट वाला टॉपिक भी इंक्लूड है। नेक्स्ट अगर आप लोग देखें हमारे पास टॉपिक है वो है एक्सेलरेशन। स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारे पास जो है वो है एक्सेलरेशन की टॉपिक। एक्सेलरेशन क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। नेचर इसकी है वो वेक्टर क्वांटिटी, जब वेक्टर क्वांटिटी है तो डायरेक्शन किधर होगी, डायरेक्शन जो है इसकी आती है डेल्टा V से और नेट फोर्स बाय न्यूटन सेकंड लॉ, बाय न्यूटन सेकंड लॉ। मोशन का पाथ कैसा होगा, जारी बात है जिस तरफ नेट फोर्स है वो हमें भी एक्सेलरेशन बताएगा। यूनिट क्या होते हैं इसके, मीटर पर सेकंड के होते हैं, डायमेंशन क्या होती है LT - 2 इसकी डायमेंशन होती है। सीजीएस में देखें तो सेंटीमीटर पर सेकंड के यूनिट होते हैं इसके। सीजीएस सिस्टम है मैंने आप लोगों को पहले बताया हुआ था। अच्छा अगर इसमें हम अब केसेस देखें, कुछ केसेस वाले वेलोसिटी के लिहाज से देखें कि हमारे पास एक्सेलरेशन में चेंज कैसे आ सकता है। केसेस इसके देखें डिफरेंट, अगर आप केसेस क्या है कि डायरेक्शन के लिहाज से हमें डिस्कस करना है कि इसकी अगर हम बात करें कि अगर वेलोसिटी से डायरेक्शन चेंज होगी, इफ डायरेक्शन ऑफ v चेंजेस तो फिर एक्सेलरेशन और वेलोसिटी एक दूसरे के परपेंडिकुलर होगी। फॉर एग्जांपल जिस तरह की सर्कुलर मोशन के अंदर होता है या कर्व पाथ के अंदर होता है, और अगर मैग्नीट्यूड चेंज होगी, इफ मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी चेंजेस तो फिर एक्सेलरेशन जो है वो वेलोसिटी के पैरेलल भी हो सकता है और एक्सेलरेशन वेलोसिटी के एंटी पैरेलल भी हो सकता है। ये कब होता है, जाहिर बात है जब ये इंक्रीज कर रही होती है, और ये कब होता है जब वेलोसिटी जो है वो डिक्रीज कर रही होती है। तो दोनों जो है हमारे पास जो है वो इस तरह से आ जाएंगे। हाँ यहाँ पे वो आप बॉल के लिहाज से फर्क करेंगे, बॉल मूविंग
डाउनवर्ड जो आपके पास होगा शॉर्ट क्वेश्चन बी है। डिक्रीज कब होगा? व्हेन बॉल इज मूविंग अपवर्ड, जब वेलोसिटी जो है वो ऊपर जाते हुए कम होती है। तो इस तरह केसेस हो सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम इससे बात करें हम स्टूडेंट, नेक्स्ट इसमें हमारे पास जब अगर दोनों ही चेंज होंगे, यहाँ पर हमने डिस्कस किया अगर डायरेक्शन चेंज होती है या मैग्नीट्यूड चेंज होती है फिर क्या रिलेशन होगा। अगर यहाँ पे हमारे पास जब अगर दोनों ही चेंज होते हैं तो फिर क्या होगा? इन बोथ चेंजेस, इफ बोथ चेंजेस किसके? वेलोसिटी के। इफ बोथ चेंजेस ऑफ v, तो फिर एक्सेलरेशन जो है आपके पास दो पार्ट में डिवाइड होगा। जैसा प्रोजेक्टाइल मोशन में होता है, एक हॉरिजॉन्टल बन जाएगा, हॉरिजॉन्टल, और दूसरा बन जाएगा इसका वर्टिकल कंपोनेंट। हॉरिजॉन्टल की बात करें तो हॉरिजॉन्टल में हमारे पास है इसमें वही केस आ जाएगा, ये वाला, यहाँ तो पैरेलल होगा, यहाँ पे एंटी पैरेलल होगा, और एक्सेलरेशन इज पैरेलल टू वेलोसिटी और एक्सेलरेशन इज एंटी पैरेलल टू वेलोसिटी। वर्टिकल की बात करें तो एक्सेलरेशन इज परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी। अगर दोनों की चीजें चेंज हो रही है, फॉर एग्जांपल प्रोजेक्टाइल मोशन है, उसके बाद अगर हम ये सारे इसके केसेस हो गए कि इसके केसेस क्या है, उसके बाद टाइप्स की अगर बात करें, टाइप्स में जस्ट बोल के बता रहा हूं। टाइप्स इसकी इंस्टेंटेनियस, यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म के में आपने एक चीज ये याद रखनी है, यूनिफॉर्म के अंदर हमारे पास चेंज इन वेलोसिटी इक्वल इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम होगा, नॉट ये होगा कि इक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर्ड या इक्वल वेलोसिटी इन इक्वल टाइम, ऐसा नहीं होगा। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऐसा होगा व्हेन इक्वल चेंज इन वेलोसिटी इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, ऐसा होगा। उसके बाद हमारे पास जो है इसमें हमारे पास एक चीज आपको याद रखनी है कि एक मूविंग बॉडी के में v इंस्टेंटेनियस और एक्सेलरेशन, नो डाउन आपको लिखना है यहाँ पे, नो रिलेशन बिटवीन v instantaneous and acceleration instantaneous for moving body। एक और नोट अगर आपको देखें, हमारे पास बुक में लिखा हुआ है एक्सेलरेशन इंस्टेंटेनियस इज इक्वल टू एवरेज एक्सेलरेशन। वी कब होगा? व्हेन एक्सेलरेशन मैग्नीट्यूड इज यूनिफॉर्म, व्हेन बॉडी इज मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो ये सारी बातें आपको याद रखनी है। अब हम डिस्कस करते हैं इससे रिलेटेड एमसीक्यूज। स्टूडेंट्स, अब हम डिस्कस करते हैं एक्सेलरेशन से रिलेटेड एमसीक्यूज। दो एमसीक्यूज इसके छोटे मैं डिस्कस करना चाहूँगा क्योंकि लेक्चर का टाइम काफ़ी हो गया और लेकिन अगर आप डिस्कस करते हैं मेरा मेरा प्लान है कि मैं इसमें इक्वेशन मोशन में बताऊँ, लेकिन मैं चीज़ें बड़ी डिटेल से बताएंगे ताकि आप लोग उसको अंडरस्टैंड कर सकें। एमसीक्यूज की बात करेंगे एक्सेलरेशन की वजह से। इफ a body initially at rest, if a body initially at rest subjected to a constant force gain velocity of 25 meter per second after 5 seconds, then acceleration फिर एक्सेलरेशन लिखा होगा। अल्फा ऑप्शन देखें इसका, अल्फा ऑप्शन इसका है 30 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, बीटा ऑप्शन इसका है 25 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, चार्ली ऑप्शन है इसका 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, डेल्टा ऑप्शन इसका है 35 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब देखिए हमारे पास इनिशियली वेलोसिटी है vi, इनिशियली एट रेस्ट, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 0, फाइनल वेलोसिटी कितनी है vr दैट इज 25, टाइम कितना है 5। तो सिंपल फार्मूला हमारे पास है a इज इक्वल टू del v बाय
टी वी एफ माइनस वी आई ओवर टी। वी एफ कितना है 25 माइनस 0/5 दैट विल बी 5 मीटर पर सेकंड चार्ज। वैसे ऐसा करता नहीं, हम इसको 25 और 5 करेंगे तो 25 और 5 मीटर पर सेकंड से इसका आंसर है। इस तरह से एक और एमसीक्यू टेक्निकल से देखें जिसमें डायरेक्शन में पूछी जाए हमसे एमसीक्यू। A body is moving. A body is moving with 5 meter per second along north। एक बॉडी जब 5 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से नॉर्थ में जा रही है, then its velocity changes, then its velocity changes after 10 seconds to 5 meter per second along west। Find यहाँ एक्सप्रेशन बताएं कितना होगा। यहाँ पे एमसीक्यू जो है वो भी डायरेक्शन के साथ आएगा, यानी कि मैग्नीट्यूड जो भी आपको डायरेक्शन भी होगी नॉर्थ वेस्ट, बीटा ऑप्शन मैग्नीट्यूड साउथ ईस्ट, बीटा ऑप्शन मैग्नीट्यूड के साथ वेस्ट साउथ, डेल्टा ऑप्शन नॉर्थ साउथ मैग्नीट्यूड के साथ। तो अब आपको जो है यहाँ पे हमें एक बड़ा एडवांटेज ये मिल रहा है। मैं जैसे यहाँ पे मैग्नीट्यूड की वजह से लिखी कि हमारे पास जो एमसीक्यू ऐसे होते हैं टेक्निकल से, मैंने पहले बताया कि जो एमसीक्यू जितना आपको मुश्किल दिख रहा होता है वो उतना ही एक्चुअली में आसान होता है। अगर आप इसमें सिर्फ ये देखें, मैं डायग्राम अगर बनाऊँ तो पहले वो बॉडी की तरफ नॉर्थ की तरफ, उसका पहला इनिशियल मैग्नीट्यूड था 5 मीटर पर सेकंड, बाद में उसकी वेलोसिटी चेंज हुई थी अभी वी एफ, और कहाँ पे होगी अलोंग वेस्ट। तो ये उसकी है फाइनल वेलोसिटी वी एफ 5 मीटर पर सेकंड। एक्सेलरेशन जो होता है हमारे पास होता है a = डेल्टा v ओवर डेल्टा t, और डेल्टा v आपको पता है वी एफ माइनस वी आई। वी एफ माइनस वी आई, अब वी आई ऊपर है, वी आई किधर होगा इस तरफ होगा, दिस इज वी आई। अब हमने वी एफ माइनस वी आई, ये माइनस वी आई है। अगर आप इसका देखेंगे हमारे पास रिजल्टेंट वेक्टर फर्स्ट वेक्टर के हेड से सेकंड वेक्टर की फर्स्ट वेक्टर की सॉरी डायग्राम से गलत बन गई, या हमने ये फर्स्ट वेक्टर है, इसके बाद माइनस वी को हमने जो यहाँ पे रखा, दिस इज माइनस वी आई। अब इसकी तेज से यहाँ इस तरफ ये हमारे पास क्या बनेगा डेल्टा वी। ये डायरेक्शन कौन सी बन गई, अगर आप देखें ये ईस्ट था, ये था नॉर्थ, ये था साउथ, ये था वेस्ट, तो वेस्ट साउथ में डेल्टा वी आएगा। तो इसमें सिर्फ आप डायरेक्शन वाली वैल्यू करें, बीटा ऑप्शन जो है वो ठीक होगा। मैग्नीट्यूड फाइंड आउट कर रहे हैं तो अब आप मैग्नीट्यूड भी फाइंड आउट कर सकते हैं। सिंपल हमने डेल्टा वी लिया, इसका क्या है 5, इसका क्या है 5, तो 5 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर ये आएगा 25 प्लस 25। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2 इंटू 25 अंडर रूट, यहाँ से 5 अगर आपने 2 अंडर रूट आएगा 25 का कितना आ जाएगा 5, ये आ गया डेल्टा बी का मैग्नीट्यूड। इसको अगर आप टाइम्स डिवाइड करें डेल्टा टी से दैट इज 10 से कैंसिल होगा 2, तो ये आ जाएगा 1 ओवर अंडर रूट 2। तो यहाँ पर 1 ओवर अंडर रूट 2 इसका मैग्नीट्यूड होगा, 1 अंडर रूट 2 वेस्ट साउथ इज द करेक्ट ऑप्शन। सो दिस इज ऑल अबाउट द एक्सप्रेशन। नेक्स्ट हम देखेंगे ग्राफ। तो स्टूडेंट्स ये था आज का हमारा लेक्चर, जिसमें आज हमने डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन जो है बड़ी डिटेल से डिस्कस किए। आई होप कि आप लोगों को तमाम एमसीक्यूज और टॉपिक समझ आ गए होंगे। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में ग्राफ डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।